नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। सीज फायर के बाद देश की राजनीति एकदम से बदल गई है और विपक्ष अब सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं जो अब तक नहीं पूछे जा रहे थे। तो क्या है इन सवालों के पीछे और सरकार किस तरीके से घिरी हुई अब नज़र आ रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए जेबी लाइव के स्टूडियो में पर चर्चा हुई, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं उस पर चर्चा के कुछ प्रमुख अंश आभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विपक्ष को जितना कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा विपक्ष मजबूती से इन कोशिशों का जवाब देता है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी नेताओं के अजीब और आपत्तिजनक बयान, मोदी का खुद की वाहवाही करना या कराना और इसके साथ देश की तरक्की को लेकर किए गए बड़े दावों पर विपक्ष ने जो तर्क सामने रखे हैं, उसके बाद मोदी सरकार के सारे दावे खोखले दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नीति आयोग की बैठक में नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत की रूपरेखा तैयार की थी और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। 2 दिन में 2 बैठकों में केंद्र और राज्य संबंधों पर अच्छा खासा मंथन सरकार ने किया है। फर्क यही है कि एक बैठक में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी शामिल थे, जबकि दूसरी बैठक में मोदी ने एनडीए कुनबे को लेकर आयोजित की हुई थी ये बैठक और उसमें तमाम एनडीए के ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। आज की इस बैठक में यानी एनडीए की बैठक में चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर भी रहा। आप जानते हैं कि इस समय सरकार की तरफ से सर्वदलीय डेलीगेशन जो है वो ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहा है और वहीं घर में इसे मोदी की निजी उपलब्धि की तरह पेश करने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आज की बैठक में सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन की सफलता के लिए बधाई देने वाले प्रस्तावों को पेश कर पारित किया गया। मतलब साफ है कि अब यह मुद्दा बिहार चुनाव में भुनाया जाएगा। वहीं बैठक में दूसरा अहम मुद्दा जाति जनगणना का रहा, जिस पर बीजेपी ने चुनावों से पहले अपना रुख बदल लिया है। इस पहल के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी जाति जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया इस बैठक में। ये इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी आपने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया। साथ ही मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की ये तीसरी वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर तीसरी वर्षगांठ इस हिसाब से कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस ढंग से और इस पर प्रमुख कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है और ये तय किया गया है कि इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को सभी एनडीए शासित राज्यों द्वारा मनाया जाएगा, ताकि लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आपातकाल की जो भयानक स्थिति थी उसकी याद दिलाई जा सके। तो मोदी की अध्यक्षता में हुई यह बैठक बता रही है कि इसका मकसद किसी भी तरह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, मगर इंडिया गठबंधन के तल्ख तेवर अब भी सरकार को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वहां से तथ्यों के साथ वार किया जाता है। आप याद कीजिए, कल राहुल गांधी ने यही बात अपने कार्यकर्ताओं को कही थी कि हमको तथ्यों के साथ वार करना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे या कहें तो बेअक्ली की बात करने वाले लोग हैं। जैसे कल ही नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है और केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं। ये उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत और नीतिगत सुधारों का परिणाम हो सकती है। इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी मसले पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर जो कुछ कहा है, आइए जरा पहले सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और नीति आयोग, भारत चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन गया, बधाई हो नरेंद्र मोदी जी, आपको खूब खूब बधाई। लेकिन बात यह है कि क्या देश की गरीबी मिट गई? क्या 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज में? राष्ट्रवाद की पोल तो खुद बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। कल ही बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पहलगाम पीड़ितों को लेकर खराब, बहुत ही गंदा बयान आया था, आप याद कीजिए। वहीं आज हरियाणा के बीजेपी के पूर्व मंत्री ने क्षत्रिय समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की है। जांगड़ा के बयान पर तो अब उनसे इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा के नेताओं ने
नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की और भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर आरएसएस बीजेपी की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जांबाज सेना का अपमान किया, पर मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर रद्दी टिप्पणी की, पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना ऑफिसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी चुप थे। ये नरेंद्र मोदी जी और उनसे कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इस बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं इस मसले को ही आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी आज ट्विटर पर लिखा है। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं ज़रा उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। भाजपा दल नहीं यानी पार्टी नहीं, बल्कि नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है, मड है, आप जानते हैं। तो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के अपने नेता भी मोदी के लिए बड़ी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। क्या मोदी इन बाधाओं को पार कर पाएंगे, ये एक मूल प्रश्न यहाँ पे है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर इधर आज सुबह से बिहार की आई। बिहार से आप जानते हैं कि तेज प्रताप जो बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, उनके ट्विटर अकाउंट पर कल एक ट्वीट आता है जिसमें वो एक शेयर करते हैं एक ट्वीट जिसमें कहते हैं कि 12 साल से हम और अनुष्का, वहाँ अनुष्का यादव का नाम आता है एक महिला का, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और इसकी जानकारी साझा करते हुए वो ट्वीट करते हैं। इसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। आज फिर तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट आता है। वो ट्वीट क्या लिखते हैं इसके बाद ज़रा उसको स्क्रीन पर लाता हूं। और उस ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरे तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इसके बाद कई सारे फोटोग्राफ्स के साथ इनकी फ़ोटो और अनुष्का यादव जिनकी बात ये लिख रहे थे पहले, जिसमें कह रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को से इनके अकाउंट को हैक किया गया है। तो उनकी तस्वीरें काफ़ी तैरने लगी सोशल मीडिया में। लेकिन इसके बाद अचानक एक ट्वीट आता है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव काफ़ी दुखी मन से एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए। और उस ट्वीट में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमज़ोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वे स्वयं सक्षम हैं। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद लिख रहे हैं। यानी यहाँ साफ साफ इन्होंने घोषणा कर दी कि निजी जीवन से और सार्वजनिक जीवन से यानी राजनीति से भी अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर रहा हूं और परिवार से भी बाहर कर रहा हूं। अगर आप इनके साथ किसी भी ढंग से किसी भी तरह से संबंध रखते हैं तो वह आपका अपना संबंध होगा, हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस प्रकार तेज प्रताप यादव को आज 6 साल के लिए पार्टी से और हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया गया। इसके बाद इसी अपने ही पिता के इस ट्वीट को कोट करते हुए रोहिणी आचार्य जो इनकी बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखती हैं कि जो परिवेश परंपरा और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं वो खुद को आलोचना का पात्र
खुद की आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर व गौरव, और पापा के अथक प्रयासों संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं। यानी अपने पापा की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई से यहाँ दूरी बताते हुए रोहिणी आचार्य इस ट्वीट को लिख रही हैं। इसके बाद इतना नहीं रुकता, यहाँ मामला जो है अब आ जाता है तेजस्वी यादव तक। तेजस्वी यादव से मीडिया के लोगों ने इसी मसले पर सवाल किया। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, मीडिया के जरिए ही हमको ये जानकारी मिली, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं तेज प्रताप, और वो अपने निजी जीवन में क्या कुछ करते हैं वो जाने। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी लालू प्रसाद यादव जी ने जो फैसला किया है वो सही है, उस पर मुहर लगाते हुए यहाँ तेजस्वी यादव भी। तो एक तरफ बिहार की राजनीति में इसको लेकर, इस मसले को लेकर क्या हलचल हो सकती है। बिहार केंद्रित अब राजनीति धीरे धीरे होने जा रही है। इधर दिल्ली में 2 दिनों की जो बैठक हुई उसमें भी, और खासकर आज की जो बैठक हुई है उसमें भी पूरा फोकस नरेंद्र मोदी का बिहार दिखाई देता है। ऑपरेशन सिंदूर, फिर आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, उसमें भी बिहार के खेल की उन्होंने काफ़ी तारीफ की, और एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें साफ साफ बिहार के खिलाड़ियों का कितना योगदान है देश के खेल में, ये उन्होंने उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है, यानी बिहार फोकस। इसके बाद जाति जनगणना, और उसमें जेपी नड्डा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जाति जनगणना की, उन्होंने कहा जात पात इन सब से हमारी पार्टी और हम लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब सामाजिक न्याय की बात आती है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन लोगों के उत्थान की बात, और उसमें कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसकी बात, तो जातिगत जनगणना ज़रूरी है, और उसको हम लोगों ने आज उसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, सरकार को धन्यवाद की इसकी घोषणा हो गई। तो ये बात, और उसके अलावा और यहाँ पर जो 50 साल होने जा रहे हैं इमरजेंसी के, उसको लेकर बार बार इमरजेंसी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत सारी बातें कह चुकी है, राहुल गांधी इस पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, लेकिन इसको अब एक दूसरे ढंग से मनाने और लोगों तक पहुँचाने और कांग्रेस की खामियां बताने की कोशिश, यानी पूरा फोकस बिहार। और बिहार में लालू परिवार में जो हो रहा है इसका भी कितना असर होगा, ये सब कुछ यहाँ जानने की कोशिश हम करेंगे। और इन सब के बीच उधर शशि थरूर पहुंचे हुए हैं अमेरिका, उनका वक्तव्य, उनका बयान भी कुछ ऐसा आया है जो नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। चलिए इन सब की चर्चा हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को घेरने की कहाँ कैसी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अपनों के लिए, अपने जो हैं वो मोदी के लिए कैसे चुनौती बन रहे हैं, जिसमें साफ साफ आप देख रहे हैं कि बयानबाजियाँ कैसे होती रही हैं। खासकर जब आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उस ऑपरेशन सिंदूर को एक मुकाम तक पहुंचाने वाली जो हमारी सेना है उसके प्रति आपके नेताओं के बयान जो हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, ये भी तो एक सवाल उठता है। अभी तक आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं बयानबाजियों से? हालांकि एक खबर ये भी आई कि नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं को कहा है इस बैठक में कि बयानबाजियों से और गलत बयानी से आप दूर रहें, लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देने मात्र से या मीडिया में 2-4 लाइन ऐसी खबरें चलवा देने मात्र से, हेडलाइंस चलवा देने मात्र से क्या आपका काम पूरा हो जाता है, या सिर्फ रस्म अदायगी है ये? चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथी को देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी बने हुए हैं, और फर्रा शाकिब जी हैं सीधे बिहार से। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी सीधे आपके पास आना चाहता हूँ, बहुत कुछ रख चुका हूँ, सीधी पहली टिप्पणी आपकी। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो दिख रही है होती हुई घटनाएं जो आपने सामने रखी, एक विदेश में गए हुए डेलीगेशन वो खबर है, दूसरा एनडीए की बैठक खबर है, तीसरा बिहार में घट रही घटनाएं हैं, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये सारी घटनाएं हैं। इसका अगर तारतम्य निकालें तो अब ये समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहते रहते बिहार चुनाव की तैयारी है। ये खुल्लम खुल्ला है, स्पष्ट है कि अपोजिशन जब कुछ बोलना चाहेगा तो भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और खुद एनडीए की बैठक करेंगे। आज ये समझिए कि एनडीए की बैठक में
मोदी की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित हो रहा है। भाई हम तो चाहते थे कि पूरी संसद में सेना की प्रशंसा का प्रस्ताव पारित होता, पूरी संसद से पाकिस्तान की निंदा का प्रस्ताव पारित होता, पूरी संसद से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का प्रस्ताव पारित होता। लेकिन देश बोले ये मोदी जी को गवारा नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स को गवारा नहीं है। देश उनके लिए बोले ये उनकी पॉलिटिक्स है। ऐसे ही बीजेपी के नेता बयान नहीं दे रहे थे कि इस देश की सेना मोदी जी के नतमस्तक है, इस देश की जनता मोदी जी के नतमस्तक है। दरअसल उसी चीज को वो संदेश दे रहे हैं। एनडीए की बैठक करके आप नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप अगर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला करके उनसे एक संदेश दिलवाएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की निंदा के बारे में, सेना के पराक्रम के बारे में, तो इसका एक इंटरनेशनल मैसेज जाता। लेकिन आप ये न करा करके एनडीए के मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, एनडीए की बैठक करके एनडीए के घटक दल से मिलते हैं और अब आत्म प्रशंसा का प्रस्ताव पारित कराते हैं। तो राजनीति शुरू हो गई। आपने सही कहा कि मन की बात में जिस तरीके से बिहार फोकस में है, ऐसा पहली बार नहीं है। जहां कहीं भी चुनाव होता है वहां उस महीने वाले मन की बात में वो स्टेट जो है फोकस में आ जाता है। तो इस बार अब बिहार है सामने में, तो बिहार को मैसेज दिया जाने लगा है, तो ये बात भी सामने है। तो आज जो घटनाएं घटी हैं उनसे साफ ये पता चलता है कि अपोजिशन के नेताओं को आप डेलीगेशन में भेज रहे हैं और अपने नेताओं को, उन नेताओं को जिनकी कोई गंभीरता नहीं है, उनको वहां भेज रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा गौर करके समझेंगे। आज देश से बाहर हमारे डेलीगेशन में सबसे गंभीर आवाज किनकी है? गंभीर आवाज शशि थरूर की है, गंभीर आवाज असदुद्दीन ओवैसी की है, गंभीर आवाज कनिमोजी की है। तो गंभीर आवाज जो है वो अपोजिशन से है। अपोजिशन दुनिया को बता रहा है कि भारत पीड़ित देश है, आतंकवाद का पीड़ित देश है और दुनिया को ये समझना चाहिए कि हम आतंकवाद का शिकार हैं और पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहिए जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है, वहां जहां आतंकवाद फल फूल रहा है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के नेता इसी डेलीगेशन में हैं, लगातार 2 दिन से आयरन लेडी इंदिरा गांधी का मजाक बना रहे हैं, उनको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या बीजेपी ये चाहती है कि इंदिरा गांधी की ऊंचाई को छोटा करके नरेंद्र मोदी की ऊंचाई को बड़ा कर दिया जाए? अगर चाहती भी है तो आओ देश में पॉलिटिक्स करो भाई। देश से बाहर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? देश से बाहर क्या कोई इंदिरा गांधी के कद को छोटा कर सकता है? लेकिन ये बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के नहीं हो सकता। ये देश के खिलाफ काम करना है कि आप विदेश में गए हैं, सत्ता पक्ष से हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आप उस जिम्मेदारी का पालन करने के बजाय आप इंदिरा गांधी को छोटा कर रहे हैं, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को छोटा कर रही हैं। तो जाहिर बात है जो कांग्रेस के लोग जो डेलीगेशन में हैं वो प्रेशर में आएंगे, कांग्रेस के लोग जो देश में है वो भी प्रेशर में आएंगे, उनको भी कुछ जवाब देना होगा। और ऐसी स्थिति में चाहे चूंकि निशिकांत दुबे ने 2 दिन से जो भी बातें की है, तथ्यों के बारे में तो बात ही नहीं करना, वो झूठी ही बात करते हैं। इसलिए तथ्य पर बात करना यानी गोल एक तरह से भटकाना है, ध्यान भटकाना है, तो वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य कि फॉरेन की धरती पर अपोजिशन ही रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान की ओर से। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये हिंदुस्तान के भीतर भी लोगों को, राजनीतिक दलों को ये अब साफ साफ समझ में आने लगा है कि ये राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना डंका पिटवा सकते हैं, अपनी प्रशंसा करा सकते हैं, लेकिन देश इनके सामने हमेशा पीछे है, राजनीति हमेशा आगे है। ये बात मुझे बोलने या आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, ये आईने की तरफ साफ साफ दिख रहा है। जी।
जी जी, प्रशांत जी क्या कहेंगे यहाँ पर? एक तरफ तैयारियां और तैयारियों के लिए ये जो बैठक हुई, कल भी बैठक बुलाई गई, आज भी बैठक, और उसमें भी खासकर जो आज एनडीए शासित राज्यों की बैठक, और नीतीश बाबू ने साफ साफ कहा कि मैं तो नीति आयोग की बैठक के लिए नहीं आया था, एनडीए की बैठक के लिए आया था। नीतीश बाबू को भी लग रहा था कि अब चूंकि बिहार का मामला है तो थोड़ा सा उसको और ढंग से देख लिया जाए। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।